हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, उसकी बाधाओं के बारे में, व्हाट इट्स बैरियर्स, और इन बाधाओं को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। एक क्विक ओवरव्यू लेंगे तो सूचनाओं के आदान प्रदान को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जब किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी दैनिक जीवन में कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती रहती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि आपने अपनी मॉम को पूछा कि क्या खाना तैयार है, और अगर मॉम ने उधर से रिप्लाई दिया हाँ, तो ये एक पूरी प्रोसेस है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और मैंने आपको एक कम्युनिकेशन साइकिल भी बताया था। तो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आपने क्वेश्चन किया, इंफॉर्मेशन सेंड की, और उधर से रिस्पांस आया वापस आप तक। तो ये पूरी जो साइकिल है ये क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल है। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल है, अगर श्याम ने मोहन से कहा कि कृपया आज मुझे अपनी कॉपी, जो नोटबुक है वो मुझे दे देना, और मोहन ने कहा कि ठीक है, ले जाओ या ले लेना। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गई। इंफॉर्मेशन दी गई है और इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई मीनिंगफुल रिस्पॉन्स रिसीव हो जाना। सिर्फ एक के बोल देने से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि श्याम ने ऐसा बोल दिया और आगे से मोहन ने उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मोहन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं है। आगे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जब तक हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या टर्म आ रहे हैं, कैसे कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है और कैसे उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं, ये आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, कम्युनिकेशन दो प्रकार से है। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिटेन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में। और जो नॉन वर्बल है उसके पार्ट्स हैं, आई कांटेक्ट है, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, या एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे कई सारे हैं। मेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो एक बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वीडियो के एंड में भी आपको ये मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे दोबारा से रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन का समरी दे देता हूँ। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम बोल करके अपने मन की जो भावनाओं को है, अपने विचारों को बोल के व्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम आमने सामने बातचीत करते हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ से। जैसे कि हम आमने सामने बैठ कर के बात करते हैं, कोई घोषणा होती है, किसी सभा में कोई संबोधन होता है, तो ये क्या है, वर्बल सॉरी ओरल कम्युनिकेशन है, मौखिक संचार जिसे हम कहते हैं। किसी प्रकार का इंटरव्यू हो गया, रेडियो प्रसारण हो गया, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें जब हम किसी भी कोई चीज राइटिंग में लिख करके देते हैं तो ये रिटेन कम्युनिकेशन होता है। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया, हम जैसे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप में, जब हम टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप में तो वो रिटेन फॉर्मेट में होता है। जीमेल में अगर कोई हम मैसेज भेजते हैं, रिटर्न होता है। जीमेल भी एक पत्र लेखन की कला है मॉडर्न एज की। और हम कोई फैक्स भेजते हैं, नोटिस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट देखते हैं। आई कांटेक्ट यानी कि आंखों से क्या संपर्क हो सकता है, आंखों से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं।
यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी ओर बिल्कुल देख ही नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो अनदेखा कर रहा है आपको और आपकी बातें नहीं सुनना चाह रहा है और आपकी बात में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर बिल्कुल उसकी आईज डाउन है, वो बहुत नीचे ही देखे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको शर्म आ रही है, शर्मीले स्वभाव का है। और दूसरा ये भी हो सकता है, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो सामने वाला ऐसा गेस कर सकता है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी है। तो ये आपके लिए डिमेरिट हो सकता है किसी चीज में। कभी कभी क्या है कि इंटरव्यू वगैरह में इन सब चीजों से जज कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से जो आई कांटेक्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जहाँ पे किसी भी वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे के हाव भाव से भी पता लग जाता है। कैसे? चेहरा तो सबके पास एक ही है, पर उससे हम बहुत सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं भावों का, जिसको खजाना कहा जा सकता है। एक छोटी सी स्माइल से कुछ पता चल जाता है, कुछ बहुत ठाके वाली हंसी से आप हंसते हैं तो पता चल जाता है। तो इस तरह से हमारी जो भाव भावनाओं की जो श्रृंखला है, जो हम सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे स्माइल करना होता है और स्कॉलिंग होता है। स्कॉलिंग मतलब तेवर। अगर आप आंखें भावें चढ़ा करके बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है आप किसी बात पे नाराज हैं, किसी से हताश हैं। ये सब इंडिकेशन मिल जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। ये दोनों चीजें क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपके हैंड और गेस्चर आ जाती हैं, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार। संचार का जो उद्देश्य है वही है कि एक डिजायर्ड रिस्पांस आपको प्राप्तकर्ता से मिल जाए। जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप कोई सूचना शेयर कर रहे हैं, वहां से आपको एक डिजायर्ड रिस्पांस मिल जाए। तो वो आपका जो संचार है, आपकी जो संचार प्रोसेस है, वो इफेक्टिव है। तो जैसे आपने ये पूछा, ऐसा कोई क्वेश्चन किया और उधर से रिस्पांस नहीं आया, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनको जैसे आपने पूछा ऐसा कि खाना तैयार है क्या, तो अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, इसमें ये भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में नॉइज हो, आप जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ टीवी चल रही हो, उनको सुनाई नहीं दे रहा हो। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। तो ये क्या है कि ये रीजन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स का काम करते हैं। ये बाधाएं हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने दे रही है। तो कौन कौन सी बाधाएं होती हैं उसके बारे में देखते हैं। बाह्य बाधाएं होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होंगे और कुछ व्यक्तिगत बाधाएं होंगी। ये एक तो बाह्य बाधा होगी और एक व्यक्तिगत बाधा होगी, एक्सटर्नल फैक्टर और इंट्रापर्सनल बैरियर्स। बाह्य बाधाओं के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। बाह्य बाधाएं में आती हैं, चैनल में कोई अगर खराबी होती है, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, किसी सिस्टम में सिस्टमेटिक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है उसमें कुछ गड़बड़ है, लैक ऑफ ट्रस्ट। ये सब क्या है, बाह्य बाधाओं में आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसमें कि जो वक्ता है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैनल में खराबी। तो चैनल में खराबी का मतलब है कि जिस भी माध्यम से हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हैं, उस प्रोसेस में जो मशीनरी यूज हो रही है उसमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, किसी भी प्रकार की खराबी आती है, तो ये स्पीकर के, बोलने वाले व्यक्ति के उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है वो बाहरी बाह्य बाधाओं में होती है। जैसे टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। अगर इनमें से किसी भी मशीनरी में कोई डिफेक्ट आता है तो ये बाह्य बाधाओं में कंसीडर की जाएगी। जैसे नॉइज हो गया, आपने बोला, जो सुन रहा है वहां पे अगर बैकग्राउंड में दूसरी कोई आवाज चल रही है, कोई
सॉन्ग चल रहा है, टीवी चल रही है, किसी भी प्रकार का सॉन्ग चल रहा है तो उसको सही से सुनाई नहीं देगा और आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आपके इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है संस्थागत संचार प्रणाली में क्या गड़बड़ी हो सकती है। किसी भी संस्था में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो पत्रों का आदान प्रदान होता है, वो एक फिक्स्ड मैनर में होता है, उसकी एक व्यवस्था बनी होती है। उस व्यवस्था में अगर किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पहुंचने में डिले होता है। तो इस प्रकार की बाधाएं भी बाधाओं में आती हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट में क्या है कि आपसे कोई बात बताई जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन आपको पास की गई है, बट आपको जिसने बताया है उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो जब लैक ऑफ ट्रस्ट है तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल फैक्टर में आएगी। क्यों? क्योंकि बताने वाले ने हो सकता है इस बार सही बताया हो पर उसको आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में है। अब बात करते हैं कि इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं या व्यक्तिगत बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, सडन रिस्पॉन्स और स्टेटस ब्लॉक एटसेट्रा ये हैं। मैं इनको एक एक करके बताऊंगा। आत्म केंद्रित रवैया, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, इसमें होता क्या है कि किसी भी टॉपिक के बारे में हमारा एक व्यू होता है पहले से, अगर है तो, नहीं है तो वेल एंड गुड। होता है तो क्या होता है कि जब उसके फेवर में कोई बात बोली जाती है तो हम बहुत आसानी से मान लेते हैं, और अगर अपोज में बोली जाती है तो आप आसानी से नहीं मानते हैं। जैसे कोई धर्म की बात हो गई, जन्म स्थान की बात हो गई, तो इनके फेवर में जब कोई बात बोली जाती है तो आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से उसको मान लेते हैं। पर जैसे ही उसके अपोज में कुछ बोला जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे जन्म स्थान की बात करें तो सपोज आपकी जन्म स्थान के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसका अपोज करते हैं। वही अगर आप जैसा सोच रहे हैं उसके बारे में ही कोई बोलता है, आपके फेवर में बोलता है, तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही वो बात सही हो या गलत हो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। दूसरा है व्यक्तिगत बाधाओं में ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सामूहिक पहचान। तो सामूहिक पहचान में क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, जैसे स्कूल का ग्रुप हो गया, आपका फैमिली का ग्रुप हो गया, रिलेटिव्स का ग्रुप हो गया। तो इनके बारे में जब कोई बोलता है तो आप इनके अपोज में नहीं सुनना चाहते हैं, या अगर बोलता है तो आप अपोज करते हैं। जैसे आपके स्कूल के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो आप नहीं सुनते हैं, आप झगड़ जाते हैं उससे। तो ये क्या है, उस स्पेशल ग्रुप की वजह से है। और ग्रुप की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। सपोज जैसे एम्प्लॉय का ग्रुप होता है बैंक में, रेलवे का, इनके एम्प्लॉय अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इस ग्रुप की वजह से कई बार हमारा काम बाधित हो जाता है। जैसे बैंक और रेलवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके जो एम्प्लॉय हैं कई बार स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके स्ट्राइक पे जाने से पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। परंतु एक दो लोग जो नहीं भी करना चाहते हैं तो वो अपने ग्रुप की वजह से करते हैं। सडन रिस्पॉन्स, अब सडन रिस्पॉन्स में क्या है कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी चीज के बारे में आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो त्वरित प्रतिक्रिया देने में गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये पर्सनल बिहेवियर में आता है, पर्सनल बैरियर्स में आता है। स्टेटस ब्लॉक क्या है? स्टेटस ब्लॉक ऐसा है कि सपोज कोई हेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उससे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, तो अगर वो कोई सजेशन देते हैं तो इंस्टीट्यूशन हेड उस सजेशन को नहीं एक्सेप्ट करता है, यह मान करके कि मैं इनसे सुपीरियर हूं और आई कैन थिंक बेटर देन दीज पीपल्स। तो ऐसा समझ करके जब वो एडवाइस नहीं लेता है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं है, हो सकता है वो गलत कर रहा हो, पर ये समझ करके कि मैं सुपीरियर हूँ वो एडवाइस नहीं लेता है। तो इस प्रकार की जो बाधा आने वाली है, जो
प्रॉब्लम आने वाली है वो व्यक्तिगत बाधाओं में है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके बोलने की कला होती है, बोलने की कला होती है, लिखने की कला होती है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी पुअर हैं, अच्छी नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्लोज्ड माइंड, क्लोज्ड माइंड में ऐसा है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, अगर उसका जो बौद्धिक स्तर है वो कम है तो वो आपकी बात नहीं समझ सकता है, आप कितने भी अच्छे से उसको समझाएं। तो ये जो संकीर्ण मानसिकता है ये भी किस पे डिपेंड करती है, व्यक्तिगत बाधा पर है। ये मैंने बात कर ली है। अब अगर हमने बाधाओं की बात कर ली है तो अब देखते हैं कि प्रभावपूर्ण संचार के कुछ सिद्धांत हैं जो 7 सीज के नाम से फेमस हैं। 7 सीज का क्लियरली मतलब यही है कि कुछ 7 सी हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। इन सिद्धांत के आधार पर हम अपने संचार को प्रभावी बना सकते हैं। तो देखते हैं। 7 सीज में पहला सी है पूर्णता की ओर से, कंप्लीटनेस। दूसरा सी है स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी। तीसरा सी है विचारणीयता, कंसीडरेशन। और फोर्थ सी है कंक्रीटनेस, विशिष्टता। फिफ्थ सी है संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। और 6 सी है कर्टसी। 7 सी है करेक्टनेस की। तो इन 7 सीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। 1 बाय 1 करके हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये हमें ध्यान रखना है कि संदेश, जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, वो किसे भेजा जा रहा है और किस स्थान पर जाएगा, संदेश है क्या, और कब तक पहुंचना है और कब भेजा जाएगा। कब पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, इसके लिए ये भी जरूरी है कि उस डेट तक पहुंचने के लिए आपको इसे कब भेज देना चाहिए। तो कब भेजा जाएगा और कब तक पहुंचना है, और मैसेज का रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये बातें कंप्लीटनेस के लिए जरूरी हैं। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, अगर कंप्लीटनेस में हम ध्यान दे रहे हैं तो उससे कुछ फायदा होना चाहिए। तो ऐसे मेंशन करने से, इन सब बातों की वजह से, इनकी वजह से हमारा जो रिसीवर है उसका इंटरेस्ट बढ़ता है आपकी बात की ओर, वो आकर्षित होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं मतलब है कि जब आप अच्छे से लिखेंगे, वो इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेगा, तो एक ऑटोमेटिकली एक रिलेशन बनेगा और जो लंबे समय तक चलेगा, आप अगर अच्छे से लिखते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट रिसीव, आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं, अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है, सही से भेज रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से उसका रिप्लाई भी आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप बिजनेस पर्पज से भेज रहे हैं तो आपको बिजनेस में फेम मिलेगी, आप फेमस होंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्लैरिटी, स्पष्टता। तो संचार जो हम कर रहे हैं, जो भी हमने इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसका जो प्रत्येक पार्ट है, पूरा जो मैसेज है, उसको क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, जिससे कि संबंधित व्यक्ति, जिससे कि जो कंसर्न पर्सन है उसको सही से समझ में आ जाए, जो कि आपका उद्देश्य है। अब क्लैरिटी के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, उन पर हम नजर डालेंगे। विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम ध्यान देंगे इस पर कि हमारे जो संप्रेषण है, उसको भेजने का, जो इंफॉर्मेशन भेजने का उद्देश्य क्या है, और उसकी जो मटेरियल क्या है, और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संचार का कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। ये अब जैसे उदाहरण देखते हैं इस पे, किसी गोदाम में अगर ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं तो उस स्थिति में संप्रेषण का उद्देश्य, चेतावनी, एक आपको वार्निंग लिखना होगा। अगर किसी गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ रखा है तो वार्निंग जरूर लिखनी जानी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। वार्निंग में धूम्रपान ना करें ऐसा लिखा होना चाहिए। ये क्या है, क्लियर मैसेज दे रहा है उसको कि यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम कोई कोडिंग यूज करते हैं, कोई कोड वर्ड यूज करते हैं, तो वो दोनों पक्ष को, दोनों व्यक्तियों को, भेजने वाले को भी और प्राप्तकर्ता दोनों को पता होने चाहिए, तभी तो उस कोड वर्ड का मतलब है।
नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आपने भेज दिया उसे पता ही नहीं चलेगा। शब्दों का जो चयन है वो बहुत आसान होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और क्लियर और फिक्स एक एक्सप्रेशन आना चाहिए। आप यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं कि जैसे आप लिख रहे हैं आपके प्रयत्नों की हम सबने प्रशंसा की है, उससे बेटर है कि आप लिखें हम सब आपके प्रयत्नों के प्रशंसक हैं। ये वाला ज्यादा बेटर होगा। अपरिमित रूप का प्रयोग ना करना। अपरिमित रूप का प्रयोग क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। रोकड़िए का कर्तव्य है कि वेतन का भुगतान करे। अपरिमित है, का कर्तव्य है कि वह वेतन का भुगतान करे, तो ये आपके लिए कम उपयुक्त है। क्या बात करनी है आपको, इसी बात को आप कह सकते हैं रोकड़िया वेतन भुगतान करता है, ये बेटर है। अब निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, तभी तो आपका मैसेज क्लियर आएगा। तो इसमें क्या है, जैसे आप कह रहे हैं विवेक टू, दिस इज टू नॉलेज एट ऑल टाइम एट द प्रेजेंट टाइम, तो ये आपका इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मीनिंगलेस सेंटेंस, मीनिंगलेस वर्ड का आपको प्रयोग नहीं करना है। संदेहात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे मैसेज में जितना डाउट क्रिएट होगा उतना ही आपका अनइफेक्टिव होगा मैसेज। तो जैसे हम क्लियरली बोलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। अगर आपने सही टाइम पे सही जगह पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है तो आपका जो अर्थ है वो बदल सकता है। जैसे बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो, तो अभी यहाँ पे है कि रोको उसको मत जाने दो, और दूसरा जो सेंटेंस है वो कह रहा है रोको मत, यहाँ पे कॉमा अगर लगा दें जाने दो तो इसका मतलब है उसे जाने दो। और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बड़े वाक्य प्रयोग करने से उसमें जटिलता आ जाती है और समझ में कम आता है। नेक्स्ट, विचारणीयता। विचारणीयता के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करें। जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं उसमें कर्टसी का पूरा ध्यान दिया जाए। जैसे इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आई या मैं और वी को यूज ना कर करके हम क्या करें, यू का प्रयोग करें या आपका प्रयोग करें, तो ज्यादा अच्छा सेंटेंस लगेगा। पॉजिटिव और अच्छे लगने वाले तथ्यों को हम प्रयोग करें। व्यवसायिक संदेश अगर है, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड से कुछ भेज रहे हैं तो नहीं, क्षमा, ऐसे इस प्रकार के मतभेद वाले जो वर्ड हैं उनका प्रयोग न करें। सकारात्मक करें, पॉजिटिविटी अपने मैसेज में लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। एक उत्पादक जो है अपने उत्पादन का विज्ञापन करते हुए ग्राहकों को ये विश्वास दिलाता है कि हम ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं और अपने व्यावसायिक कार्य दिवस 7 दिन करते हैं। 24/7 आपने कई बार देखा होगा, तो ये वही 24/7 है। आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं, ऐसा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं कि अपने बैंक है अगर कोई, वो अपने विज्ञापन में ये कह सकती है कि हम अपना जो वर्किंग टाइम है वो अपने कस्टमर को देख करके हमने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है विशिष्टता, कंक्रीटनेस कहेंगे। कंक्रीटनेस का यहाँ पर मतलब है कि एक स्पेशल मैसेज के लिए हम किन्हीं चुने हुए शब्दों का एक निश्चित सूचना का प्रयोग करते हैं। अनिश्चितता नहीं आनी चाहिए आपके मैसेज में किसी भी प्रकार से। अगर अनिश्चितता आएगी तो आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं अगर बिजनेस रिलेटेड है तो उसको पहले से ही आपकी बात पे डाउट हो, और ये डाउट जो है आपको ले डूबेगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, मैसेज की जो भाषा है वो एकदम सिंपल रखनी चाहिए। आप सही समय पर संदेश भेज देना चाहिए। काम पूरा होने के बाद संदेश का कोई मतलब नहीं होता है।
संदेश सही स्थिति में भेजना चाहिए और इस प्रकार भेजना चाहिए कि संदेश प्राप्तकर्ता को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। संक्षिप्तता, कंसाइजनेस, आपका जो मैसेज है वो बहुत ही संक्षिप्त रखने की कोशिश करना है, पर संक्षिप्त रखने की कोशिश में ये ध्यान रखना है कि जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं उसका अर्थ नहीं बदल जाए। पता चले आप जो कहना चाह रहे थे वो बात ही गायब हो गई, तो फिर उस संक्षिप्त मैसेज का क्या करेंगे? जब आप जो भेजना चाह रहे थे वो मतलब ही नहीं निकला, वो मैसेज ही नहीं पहुंचा, तो संक्षिप्त मैसेज का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैसेज कोशिश यही रहे कि कम से कम शब्दों का रहे, संक्षिप्त रहे, पर जो मैसेज आपका ओरिजिनल जो फ्रेम है, जो आप बात कहना चाहते हैं उसका अर्थ वही रहे, ताकि उसी भाषा में संदेश प्राप्तकर्ता को समझ में आए जो आप कहना चाह रहे थे। अनावश्यक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और छोटे संदेश में सभी बातों का समावेश हो, यही अच्छा है। उदाहरण के लिए संक्षिप्त संचार से प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की समय व खर्च की बचत होती है। ऐसे वाक्य जिसमें ज्यादा शब्द हों, यानी कि बड़े बड़े वाक्य, उन शब्दों का आपको त्याग कर देना है, लेस वर्ड वाले यूज करना है, लेस वर्ड वाले सेंटेंसेस यूज करना है। कैसे ऐसा कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं अटैच्ड हियर विद, ये जो है अटैच्ड हियर विद आपने लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? अटैच्ड लिख सकते हैं, या फिर दूसरा है ड्यू टू द फैक्ट दैट के स्थान पर केवल बिकॉज लिख देंगे तो काम चल जाएगा और आपका सेंटेंस जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे संक्षिप्तता की बात है कुछ, और केवल अननेसेसरी आपको बात उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना है, केवल उपयुक्त सामग्री जो नेसेसरी है वही उसमें रिलेवेंट मटेरियल ही डालना है उसमें। आपको रिपीटिशन नहीं करना है, अनावश्यक किसी चीज की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो। शिष्टता और नम्रता। शिष्टता शब्द का मतलब है कि दूसरों के प्रति आपका क्या व्यवहार है, कैसे आप उसको सम्मान दे सकते हैं। व्यवसायिक जो मैसेज है जितना ही नम्र होगा उतना ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे हम कहें कि संदेश का उत्तर व पावती शीघ्र दे में, ऐसा लिखें तो आपको उसका आंसर जो है वो जल्दी आएगा। किसी भी प्रकार की उत्तेजनीय अभिव्यक्ति नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं डालना है कि आप ऐसा कर दें। किसी भी त्रुटि अगर हो गई है मैसेज में, अगर आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है तो आपको तुरंत ही क्षमा मांग लेना है, और आपका जैसे मैसेज है उसमें आपको उदारता भरा मैसेज देना है, धन्यवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि मुझे खेद है कि आप समय पर बैग प्राप्त नहीं कर पाए, इससे एक कर्टसी दिखती है, आपकी विनम्रता दिखती है। नेक्स्ट है शुद्धता, कंक्रीटनेस, सॉरी, नेक्स्ट है शुद्धता, करेक्टनेस। शुद्धता लाने के लिए आपको सही भाषा का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा जो सबको समझ में आ जाए, या स्पेशली जहां आप मैसेज भेज रहे हैं वहां उसको समझ में आए। संदेश में असत्य या अनावश्यक तथ्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और भाषा आपकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है, समय के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई मैसेज भेजना नहीं है आपको जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल हो। पूर्ण रूप से अगर विश्वास नहीं है तो उसे नहीं भेजना है, और जो मैसेज है उसको सही समय पर भेजना है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पीछे जो रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन है उसमें डिफरेंस हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो है जो आप इसके बाद देख सकते हैं उसको, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं उसको। इस तरह से कम्युनिकेशन का पूरा जो क्लास है वो एंड हो रहा है यहाँ से। थैंक यू।